Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online anti-test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, NEST NET 3 2026 एडमिशन्स के लिए जो आप तमाम बच्चों का 4 अप्रैल से स्टार्ट हुआ और मैं आप तमाम बच्चों को पास एजुकेशन सिस्टम के इंस्टीट्यूट से डे बाई डे तमाम एमसीक्यूज करवा रहा हूँ, पूरे पेपर का एनालिसिस बता रहा हूँ। डे वाइज आप लोगों को तमाम सब्जेक्ट्स का डिटेल सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है। अपने मार्क्स को हमारे साथ लाजमी तौर पे शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग हमारे इदारे से, आप लोग हमारे नोट से, हमारे बैचेस से, हमारे यूट्यूब लेक्चर से तैयारी कर रहे हो, वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ दोज हु आर गोइंग टू टेक एनईटी 3 ऑन 9 अप्रैल और 10 अप्रैल, या किसी बच्चे की 11 अप्रैल को भी डेट है, तो बहुत ज़्यादा दुआएं आप तमाम बच्चों के लिए। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम फिजिक्स के एमसीक्यूज का सोल्यूशन फॉर डे 5। आज 8 अप्रैल है और 8 अप्रैल को हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के एमसीक्यूज, और इसके अंदर कुछ एमसीक्यूज लास्ट डे वाले भी इंक्लूड किए गए। जिन बच्चों की इवनिंग शिफ्ट थी उन्होंने फिर बताया। बच्चों, एक अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, पास एजुकेशन सिस्टम पे हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 10 अप्रैल से। अब ये न्यू बैच आप लोगों के लिए एक फाइनल स्ट्राइक है बच्चों। ये फाइनल स्ट्राइक उन तमाम बच्चों के लिए जो 2026 के अंदर नस्ट के अंदर अपना एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं। यानी अगर आप लोग चाहते हो कि आपका नस्ट के अंदर एडमिशन सिक्योर हो, आप लोग अगर चाहते हो कि आपका नस्ट के अंदर 2026 में ही एडमिशन सिक्योर हो, तो उसके लिए लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बनिएगा। हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 10 अप्रैल से। इससे पहले पहले आप लोगों ने एनरोलमेंट ले लेनी है। अब इस न्यू बैच के अंदर आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे? एक तो बच्चों, आप लोगों का डेली लाइव क्लासेस के अंदर तमाम कोर्स खत्म किया जाएगा। हमारी डेली लाइव क्लासेस होंगी। उन डेली लाइव क्लासेस के अंदर आप लोगों को टॉप लेवल की फैकल्टी आप लोगों को पढ़ाएगी। अब ये फैकल्टी की अगर आप लोग क्वालिफिकेशन जानना चाहते हो तो ये जरा देखो, इन बच्चों ने के रिजल्ट को चेक करो। ये वो बच्चे जिन्होंने इन टीचर्स के पास पढ़ा, नस्ट के अंदर पहली मेरिट पोजीशन आप मुझे किसी भी इंस्टीट्यूट में दिखाइए, पास एजुकेशन सिस्टम के पास है। 170 प्लस हो, 160 प्लस हो, 150 प्लस हो, नस्ट के तमाम राउंड के टॉपर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैच के स्टूडेंट होते हैं। तो ये इन फैकल्टी के पास हमारे नॉर्मल आप लोग अगर देखो ना, यूट्यूब के ऊपर पढ़ाने वाले और टीचर्स हैं, हमारे बैच में पढ़ाने वाले और टीचर हैं। तो बैच में आप लोगों को मल्टीपल टीचर्स मिल रहे होते हैं। मल्टीपल टीचर्स का फायदा आप लोगों को ये मिलता है कि एक टीचर की एफर्ट आप लोग हमारे यूट्यूब पे चेक कर सकते हो। और जब मल्टीपल टीचर्स आप लोगों को मिलेंगे बैच में, तो सोचो आपकी तैयारी किस लेवल पे जाएगी। यही तो वजह है ना कि नस्ट के अंदर हर राउंड के अंदर हमारी टॉप पोजीशंस आ रही होती हैं। 150 प्लस हो, 60 प्लस हो, 70 प्लस हो, 175 प्लस हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैच के स्टूडेंट के आ रहे होते हैं। और इसके अंदर आप लोगों को सारे का सारा प्रैक्टिस जोन हम प्रोवाइड करते हैं। लेक्चर नोट सारे के सारे हम आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसके अलावा बच्चों, आप लोगों के 24/7 डाउट ग्रुप्स ये, और डाउट के लिए आप लोगों के पास टीचर्स अवेलेबल है। अगर किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है आप लोग पूछ सकते हो। इसके अलावा बच्चों, आप लोगों को ना सिर्फ नस्ट का ऑप्शन एक सिक्योर हो जाता है, बल्कि फास्ट यूनिवर्सिटी की भी तैयारी होगी। एनईडी के राउंड 1 की तैयारी करवाई जाएगी, प्यास यूनिवर्सिटी के राउंड 2 राउंड 3 की तैयारी करवाई जाएगी। इसके अलावा एनटीएस नेट की तैयारी होगी, यूईटी का राउंड नंबर 2 आप लोगों को तैयार करवाया जाएगा। और इसके अलावा बच्चों, आप लोगों के पास आईबीए हो जाए, एयर हो जाए, कॉम सेट्स हो जाए, इन तमाम यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की तैयारी हमारे एक बैच में करवाई जाएगी। हमारा ये बैच स्टार्ट हो रहा है 10 अप्रैल से। आप बच्चों ने लेट नहीं करना, अभी आप लोगों के पास चांस है। अभी आप लोग हमारे बैच के हिस्सा बन के अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हो। अभी आज जो हमारे बैच के अंदर अभी सीट्स अवेलेबल है, 10 अप्रैल लास्ट डेट है। उससे पहले पहले इनरोलमेंट लेनी है, 7000 पे करना है वन टाइम। इस नंबर पे इजी पैसा भी है, जैज कैश भी, इस नंबर पे अपनी फ़ी पे कीजिए। उसके बाद आप लोग इसी नंबर पे अपना नेम, इस फ़ी का वेरिफिकेशन, और उसके साथ साथ अपना ईमेल एड्रेस जो वैलिड हो, और साथ में अपनी टारगेटेड यूनिवर्सिटीज और डिसिप्लिन लिख के भेजिए। इंशाल्लाह यू पीपल विल बी वेरी हैप्पी बाय ज्वाइनिंग आवर सेशन। इस नंबर पे अभी रब्ता करके हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। बच्चों, लेट नहीं करना, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। अगर तो 2026 में एडमिशन लेना है तो अभी आप लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आज की क्लास में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास सबसे पहला जो एमसीक्यूज आया उसको हम सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आप लोगों के पास जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये था कि वर्क डन इज गिवन बाय। अब ये नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आ रहे होते हैं, लेकिन चंद एक ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों के पास आ रहे होते हैं नस्ट के अंदर। वैसे तो नस्ट के अंदर टफ ही आप लोगों के पास ये इसका होता है लेआउट वगैरह, लेकिन कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ रहे होते हैं। अब आप लोग जानते हो कि वर्क डन हमारे पास क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू डी। तो
ये वर्क डन हमारे पास होता है, या आप इसको कह सकते हो वर्क डन विल बी एफ डी कोसाइन ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास एफ डॉट डी अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फिर हमारे पास पावर के रिलेटेड पूछा गया। अब पावर हमारे पास एक्चुअली क्या होती है? पावर होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कितने टाइम में कितना वर्क किया जा रहा है, एंड यू कैन सी इन अल्फा ऑप्शन। उसके बाद है इफ वी इज वेलोसिटी एफ इज फ्रीक्वेंसी देन वेवलेंथ। अब वेवलेंथ को आप लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? एज वी नो वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा होती है, तो यहाँ से लैम्डा वी अपॉन एफ। अब इतने ज्यादा मैं आप लोगों को एडवांस लेवल के क्वेश्चन करवाता हूँ ना, तो आज ये देखो हमारे पास थोड़े थोड़े इजी इजी क्वेश्चन भी आ रहे हैं। इफ टू वेक्टर्स आर गिवन एंड दे आर फाउंड टू बी परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज। अब हम जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या होती है? ए डॉट बी विल बी ए बी कोसाइन ऑफ थीटा। अब अगर ये परपेंडिकुलर है तो एंगल तो हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा। कोसाइन ऑफ 90 जीरो होता है, तो ए बी इंटू जीरो, द होल आंसर विल बी जीरो। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फिर है इफ 200 ओम रजिस्टर इन सीरीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन द रेजिस्टेंस विल बी। अब देखो हमारे पास सबसे पहली जो चीज है वो कह रहा है 200 ओम रेजिस्टेंस, और क्या है सीरीज के अंदर? ये एक रेजिस्टर, ये दूसरा रेजिस्टर, इसकी भी रेजिस्टेंस 100 है, इसकी भी 100 है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। लेकिन ये दो हैं, एक इधर भी और एक इधर भी, यानी आप लोग चेक कर सकते हो एक इधर भी दो सीरीज में रेजिस्टर्स और एक इधर भी दो सीरीज में रेजिस्टर, और दोनों की रेजिस्टेंस 100 बताई जा रही है। आपस में ये दोनों पैरेलल जुड़े हुए हैं, लेकिन ये 100 आपस में सीरीज में है। आप लोग जानते हो 100 और 100 कितना हो जाएगा? ये 200 हो जाएगा। और इसी तरह इधर से भी हमारे पास 100 और 100 कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। अब आप लोग जानते हो इसको निकालने के लिए आप लोग 1/200 प्लस 1/200 कर सकते हो। तो ये नीचे एलसीएम हमारे पास 200 आ जाएगा, तो 1 + 1 यानी 2/100। तो ये 1/100 तो पूरा हमारे पास 100 इसका आ गया। तो राइट ऑप्शन, क्योंकि ये 1/r ही होगा ना, तो ये 1 ये 2/200, तो 1/100 बचा, उल्टा करेंगे तो सिर्फ 100 बचेगा। तो राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड की हमारे पास डायमेंशन क्या होती हैं? F इज इक्वल टू आई एल बी। तो यहाँ से B मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा F अपॉन में आई एल। अब F फोर्स होती है, फोर्स एम ए, तो एम ए की एल टी -2 आ गई। उसके बाद बच्चों करंट हमारे पास I आ गया और नीचे L आ गया। अब जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा M, और उसके बाद ये L इससे कैंसिल हो जाएगा, तो L ज़ीरो हो जाएगा। ऐसे ये एल ज़ीरो हो जाएगा, और आई ऊपर गया तो आई -1 और टी -2। तो ये चेक कर लीजिए, एम एल ज़ीरो टी -2 आई -1, तो ये मुझे अल्फा ऑप्शन के अंदर ही दिख गया। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ रजिस्टर एंड अ कैपेसिटर आर कनेक्टेड टू अ वी वोल्ट बैटरी देन अकॉर्डिंग टू केवीएल। केवीएल के अकॉर्डिंगली तो हमारे पास केवीएल सम ऑफ वोल्टेज चेंजेस। तो वोल्टेज क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर होता है, लेकिन रुकिए Q इज इक्वल टू सी वी में वोल्टेज तो Q अपॉन में C भी होता है। सम ऑफ वोल्टेज, एक ये वोल्टेज आ गया और दूसरा हमारे पास ये वोल्टेज आ गया, तो इन दोनों का सम कर लीजिए, इन दोनों का सम कर लीजिए, तो यही हमारे पास समीशन ऑफ वोल्टेज के बराबर होगा, जो कि हमारे पास अल्फा ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है। गॉट इट? उसके बाद बच्चों आप लोग चेक कर सकते हो कि इफ अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड सच दैट इट्स वेलोसिटी एट द टॉप इज ग्रेटर, और बॉटम पे कम है, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। फिर है इफ द वेवलेंथ एंड स्कैटरिंग एंगल आर नोन द कॉम्पटन शिफ्ट। अब कॉम्पटन शिफ्ट बच्चों हमारे पास डेल्टा लैम्डा बराबर होती है H/m0c इंटू 1 - कोसाइन ऑफ थीटा। अगर मैं थीटा बराबर है 0 डिग्री पुट कर दूं, कॉज ऑफ जीरो 1 होता है, 1 - 1 0, तो समथिंग विल बी इंटू जीरो विल बी जीरो। तो ये डेल्टा लैम्डा हमारे पास जीरो, नो कॉम्पटन शिफ्ट एट थीटा इक्वल टू जीरो। इफ वी विल पुट एंगल 90 डिग्री एंड कोसाइन ऑफ 90 विल गिव यू जीरो, 1 - 0 विल बी 1, एंड कॉम्पटन शिफ्ट विल बी इक्वल टू कॉम्पटन वेवलेंथ। बट इंस्टेड ऑफ 0 एंड 90 डिग्री यू विल पुट 180 डिग्री, एंड 180 कोसाइन ऑफ 180 will give you -1, minus into -1 will be +2, and Compton's shift will be 2 times of Compton's wavelength. So you can see that when there is no Compton shift at theta equal to 0 degree, when Compton shift is equal to Compton wavelength at theta equal to 90 degree, when is Compton shift maximum at theta equal to 180 degrees, where Compton shift will be equal to 2 times of Compton's wavelength. But it is so simple question that he has asked to find the simple relationship between Compton shift and Compton's wavelength, that you can find delta lambda is
equal h upon m naught c into 1 minus cosine of theta, you can see in alpha option. The next question about p-n junction, a p-type semiconductor. Suppose that we are having a semiconductor group 4a, like you can take carbon or you can take silicon having 4 valency, it means 4 electrons in its valence shell. Remember that any element that belongs to any particular group will have same type of electron, will have the same number of electron in its valence shell as it possesses the same number of group. For example, group 4a consists of 4 electron in its valence shell. So whenever we will add trivalent out of trivalent means 3 electrons will satisfy the 3 electrons, and one there is will be a vacant space that will give rise to a hole. So you can say p type will always form when you will add trivalent, and when you are going to add pentavalent, n type always formed. Got it? The next question, which of the following operate in reverse bias? Reverse bias is always photo diode. C option will be the right option. Next one, the gas used in Carnot cycle is, that is ideal gas, because Carnot cycle is itself ideal cycle. We study Carnot cycle because to understand the main engines like petrol engine or diesel engine. Just like same, we are discussing ideal gases. Ideal gases are what? These are non-real gases. If these gases not exist actually, then why we are discussing ideal gases, or you can say non-real gases? Actually, we are going to discuss about real gases. Those are non-ideal. Just like same, we are having a perception in our mind. A student that will wake up early in the morning, he is topper from NUST, he is top, he's at top in UET ECAT, he is top in MDCAT, and so many other tests. That is actually an ideal case. That is actually an ideal case. So just it goes same like ideal gases and ideal engine that we take normally Carnot cycle, and it will give rise to Carnot engine. And just to resemble with this Carnot engine, we relate our basic engines that are actually real engines like petrol engine or diesel engine. The next question is Pascal into meter cube will give rise to, that will be equal to pressure. Pressure is what? P is equal to F upon A. F is what? Force. Force will be MT minus 2, and area L square. That will be cancel out to each other, and the final result will be ML minus 1 T minus 2. So you can say Pascal meter cube is equivalent to what? That will be equivalent to pressure. No, that is not equivalent to pressure. That is not equivalent to pressure. That is equal to work. Work is what? P into delta V. P is what? Pressure. That means Pascal. V is what? Volume. That means meter cube. Yes, you can say that is actually equal to work done. The next question is very important. If the radius of a body revolving in a circle is reduced to 1 by 3, the original value, the centripetal force will be equal to. As we know, centripetal force is mv square upon r. The radius has been reduced to 1 by 3. So you can put mv square upon r by 3. So the new centripetal force will be what? That will be 3 times of the original or the basic one. It's so simple. So you can say increases 3 times. The next question is about a body of unit mass moves in a unit cycle and the velocity 2 meter per second. The centripetal force will be what? Centripetal force is mv square upon r. As you can see, mass is what? 1 unit. Velocity is what? 2. 2 square will be equal to 4, and radius is what? That is equal to 1. So the overall centripetal force is going to be 4 unit, but you can see centripetal force is itself a force, so its unit will be Newton. So C option will be the right option. The next question is about if a spring stretches by 5 centimeter when a force of 10 Newton is applied, what is its spring constant? As we know, according to Hooke's law, F is equal kx. We are going to find out the spring constant that will equals F upon x. Force is what? That is 10 Newton, and you can say spring stretches by 5 centimeter. It means it is not in SI unit, that is meter. So you can convert centimeter into meter by dividing it by 100, and denominator by denominator will be converted into numerator. That will give you 1000 divided by 5. You can say that will be the final answer, 200 Newton per meter, because spring constant having the unit of Newton per meter. So right option will be C option. And the next question is about radioactive substance is reduced to 1 by 4th of its original amount. How many disintegrations half-life have occurred? So actually we are going to find out the half-life. The very first thing, keep in your mind, a radioactive substance is reduced to 1 by 4 of its original amount. It has been converted into 1 by 4. So you can say after first half-life, suppose that there no half-life pass,
So it means it is 100%. After first half life, it will be converted into some other integrations, and 50% is dropped down. After second half life, 50% is further cut off into 50%, that will be 25%. That will be actually 25%. You can say 50% is what, 1 by 2. 25 is but what actually, 1 by 4. So it means 1 by 4th fraction is obtained when two half lives passed. So actually, second to B option will be the right option. The next question: a car of mass 1400 kilogram carrying 5% each of 70 kg slows down from 10 meter per second to 5 meter per second in 5 seconds. What is average retarding force? You know, force is what? That is so simple, M into A. But tell me, what is the actual amount of weight or actual amount of mass? That is 1400 at one side carrying 5% each, 70 kg. 5 into 70 will be what? That will be 350. But keep remember that 1400 is along with these 5% carrying 70 kgs. So 350 into 1, 400 kg, that will give rise to 1750 kg overall mass. So put 1750 kg overall mass, and the acceleration is what? Acceleration is actually what? That one is you can say, you can calculate acceleration by what? Acceleration is what? Rate of change of velocity. And rate of change of velocity, 5 minus 10. Velocity 5 meter per second initially is 10 divided by 5, that will be 2. Got it? That will be 2. No, that will be 5 upon 5. That will be 1. Minus 1, it means that is deceleration, not acceleration. But we are going to find out the average retarding force magnitude. So ignore the negative sign. You will just put 1, and the final answer for force will be 1750 Newton. So right option will be alpha option. The next question is about when a photon with energy 0.9 mega electron volt is emitted, what effect occurs? zero point 0.9 mega electron is nearly equal to what? That is nearly equal to 1 mega electron volt. And if energy is 1.1 mega electron volt, the process will be photoelectric effect carries by visible light photon. And if energy is nearly equal to 1 mega electron volt, the process will be what? That will be Compton's effect. And if energy is nearly equal to 3 mega electron volt, then the process will be pair production, and that is carries by photon of gamma rays. But here he has asked to find out whether zero point 0.9 mega electron volt is carried out by Compton's effect. Compton effect is carried out by the photon having an energy nearly equal to zero point 0.9 mega electron volt or 1 mega electron volt. And the final question is about if two vectors A and B have magnitude L and angle between them is 150, then A dot B will be equal to what? As we know, A dot B of any two vector is equal to AB cosine of theta. Suppose that both magnitude is L and the angle will be cosine of 150, and cosine of 150 is what? That is equal to 30 degrees but with negative sign, and we know that that will be L square, and cos of 30 will be what? Square root 3 upon 2, or you can take 0.866 but with negative sign. So the final answer will be what? That will be minus L square square root 3 upon 2, that you can see in delta option. So here we are done with the all type of MCQs that's been in your today's NET exam that started from 4th of April. If you guys are preparing for NUST NET, must join our new batch that is going to be start from 10th of April, and you will get daily live classes, all the recorded sessions. And if someone is unable to take all the daily live classes, he will get recording of all live classes at night, inshallah azawajal. You will be very happy by joining our session. Note this number, contact to this number. You will be very happiest by joining our session. You will get all the features regarding your NUST NET preparation. You will get all the practice zone. You will get all the lectures for lecture notes for all the subjects, and you will get daily live classes by multiple experts. Here you can see our top level results: 160 plus, 170 plus, and 175 plus, and top number one merit position in NUST, alhamdulillah, by grace of Allah subhanahu wa ta'ala. I will see you in the next video.